प्रगतिशील शिक्षक संघ की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। गोष्ठी का उद्देश्य शिक्षकों की समस्या और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान शिक्षकों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में आ रही तकनीकी दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही एसएमसी फंड के समय पर आवंटन, चाइल्ड केयर लीव और अंतर जिला हस्तांतरण जैसे कई मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने कहा कि इन सभी मांगों और समस्याओं को सरकार एवं शिक्षा विभाग के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। गोष्ठी में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई नए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उनके योगदान के लिए मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने और शिक्षकों के हित की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। सर, आज झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उक्त बैठक में सांगठनिक मुद्दों के साथ में वर्तमान में शिक्षकों की जो समस्याएं हैं दिन ब दिन ज्वलंत होते जा रही है। आप जो भी देख लें, शिक्षा के लिए शिक्षक की बहाली होती है, लेकिन आए दिन कोई न कोई नया फरमान जारी किया जा रहा है। इससे शिक्षकों में काफ़ी असंतोष है। चाहे जनगणना की बात करें, एसआईआर की बात करें, हम सभी लोग कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन उसका तौर तरीका से आहत हैं। शिक्षक चाहकर भी जब विद्यालय जा रहे हैं उसके बाद आकस्मिक घटना किसी प्रकार की हो जाती है, जब छुट्टी लेने की बात होती है, ई विद्या वाहिनी में जो आकस्मिक अवकाश का रूल है उसके आधार पर हम नहीं ले पा रहे हैं। जब आप जनगणना का कार्य करा रहे हैं, छुट्टी दिनों में पत्र निर्गत किया जा रहा है। आप इसके पूर्व जब प्रत्येक साल एकेडमिक कैलेंडर निकालते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कि क्षतिपूरक के दिनों में जो शिक्षक कार्य करते हैं उनकी क्षतिपूरक देय होगी। इसमें विभिन्नताएं हैं। कोई जिला जो है जिला से पत्र निर्गत हो जाता है, जबकि जो पत्र राज्य से निर्गत होती है तो राज्य से होना चाहिए। शिक्षक संघ मांग भी करता है और शिक्षकों के हित के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे ग्रेड 4 का मामला हो, ग्रेड 7 का मामला हो, या फिर अभी वर्तमान में हाईकोर्ट का जो आदेश आया है एमएससीपी, आप प्रोन्नति वर्षों से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर आप एमएससीपी दे देते हैं तो किसी भी शिक्षक में जब कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए विभाग का दायित्व बनता है कि हम उनको प्रोत्साहित करें, लेकिन यहाँ पर इतना भय व्याप्त है, अफसरशाही हो गया है कि हमारी बातों को सुनने के बजाय सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस बिंदु पर निर्णय लिया है कि आने वाले समय में संगठन को मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांगों को लेकर के, चाहे आप शनिवार का दिन हो जो पहले हाफ डे हुआ करता था, अभी फुल डे कर दिया गया है। बच्चे इससे भी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, बहुत से लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती बाड़ी का दिन है वहां भी लोग एक टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब 8 से 2 होती थी तो बेहतर समय था, 2 बजे के बाद बच्चे एक टाइम जाकर के अपना काम करते थे। इस पर हम मांग करते हैं। और महिलाओं का जो कि नैतिक अधिकार भी है, जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको मातृत्व अवकाश के दरमियान में वेतन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन विभाग के द्वारा पत्र निर्गत होने के बावजूद भी जिला से यह कार्य नहीं किया जाता है, जबकि निश्चित रूप से काम होना चाहिए। कैशलेस मेडिकल में जो आ रही समस्या उसका समाधान के लिए, या फिर अन्य जो शिक्षकों की विभिन्न प्रकार समस्याएं हैं उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग विचार गोष्ठी किए थे। हम उम्मीद करते हैं किसी मंच के माध्यम से सरकार के पास बात रखेंगे। और हम आपसे भी आग्रह करते हैं, मीडिया आप चौथा सरकार का स्तंभ है, आप भी इस मुद्दे पर जरूर सरकार के संज्ञान तक जाएं, जिससे कि हम लोग तन मन धन के साथ कार्य भी करें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। अभी आप देख रहे होंगे टीएनए के नाम पर शिक्षकों को किस तरह का कराया जा रहा है, जबकि टीएनए में न तो शिक्षक जो प्रारूप होते हैं प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस होता ज्यादा बेहतर था, लेकिन इससे भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है कि पुराने शिक्षक थे नहीं चाहते हुए डिजिटल कर रहे हैं, सारे कार्य को कर रहे हैं। तो इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज विचार गोष्ठी किए थे। आपका मंच से वक्तव्य था कि जो उच्च पदाधिकारी हो आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है, इसको लेकर किस तरह से रणनीति? सर, हम लोग पत्राचार करते रहे हैं जरूर, लेकिन जब तक
अभी क्या हो रहा है कि 3-9 से 3 हो गया है। जब शिक्षक अपने काम के लिए कार्यालय जाते हैं तो विभाग के द्वारा एक तय किया गया था कि शनिवार के दिनों में शिक्षकों के हित के लिए कैंप लगाकर जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर पुनः हाफ डे अगर मौका मिलता, लोग अपना कार्य करवा पाते। इन तरह की तमाम समस्याएं थी। वेतन रहते हुए आप टाइम पर नहीं दे पाते हैं, शिक्षकों को बार बार जाना पड़ता है डीएससी के पास या फिर रेडियो के पास में। बहुत सारे बीओ जो हैं, एक बीओ जो है 7-8 प्रखंड के प्रभारी हैं, उनका भी कार्य कुशलता नहीं हो पा रही, इसी कारण दिक्कत होती है। तो हम विभाग से मांग भी करते हैं कि वर्तमान वैकल्पिक व्यवस्था के तहत में अगर ग्रेड 7 का मामला था, अगर दे दिया जाता तो शिक्षकों का जो निकासी एवं वैन पदाधिकारी होते हैं, शिक्षक होते तो कार्य का बंटवारा सुविधा होती और शिक्षक अपने समस्या समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर लगाना नहीं पड़ता। आनंद किशोर साहू, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ। कार्यकारिणी की बैठक थी और राज्य के विभिन्न जिलों से संगठन के लोग आए हुए थे। तो इसमें मुख्य रूप से जो जिलों में, राज्य में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा की गई। कभी जो है सोशल ऑडिट के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी आंगनबाड़ी सेविका का वॉलंटियर बना दिया जाता है एक शिक्षक, और जो जिसको आदेश करता है आंगनबाड़ी सेविका। कभी जो है मध्याह्न भोजन के नाम पर पेमेंट को रोक दिया जाता है। तो कई प्रकार का जो विभागीय भ्रष्टाचार है। जहां मेडिकल की बात है, अगर मेडिकल को स्वीकृत कराना होता है तो उस स्थिति में कोई भी शिक्षक बिना चढ़ावा चढ़ाए उसका मेडिकल स्वीकृत नहीं होता है। तो जिला से लेकर राज्य तक जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर आज जो है गंभीरता से विचार किया गया है। और अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाता है तो हम लोग जो है आंदोलन के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। धन्यवाद। बलजीत कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, जेपीएसएस। अंतर जिला को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक दूसरे का कोटी जैसे चीजों को लेकर भी बात कही जा रही है। अब उसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल वाली भी बातें आई, तो कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार किए गए हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक को जो हुआ जाना चाहिए अंतर जिला, वो आकर कहीं फंस जाता है। मतलब देखने से लगता है कि विभाग इस ओर कोशिश कर रहा है कि हाँ, हम काम को आगे नहीं बढ़ाना है। तो यह बिल्कुल आने वाले दिनों में जो इस चैलेंज को अगर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो बहुत ही शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। और जब असंतोष रहेगा तो निश्चय मान के चलिए कि विद्यालय स्तर पर जो बच्चों की पढ़ाई है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आज भी शिक्षक और बच्चों के बीच में जो रेशियो होना चाहिए वह बहुत काफ़ी बुरी हालत में है। आप देखेंगे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी है, क्योंकि आसपास कोई निजी विद्यालय जैसे चीज़ भी नहीं है कि किसी का विकल्प भी नहीं है, तो वहाँ भी बच्चों की संख्या खूब है और शिक्षक 1 और 2 हैं। तो आप समान रूप से भी कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षक चाहे जितना भी प्रशिक्षित हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन 1 to 8 क्लास के अगर बच्चों को पढ़ाना हो, 200-300 बच्चे हैं, कैसे कोई 2 शिक्षक, 1 शिक्षक कैसे कर सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग जो काम कर रहा है ना, कहीं ना कहीं दिखने को जो मिल रहा है, जो हुआ जाना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं है। जिला स्तर पर आप देखेंगे कि स्वेच्छाचारिता अधिकारियों में इतना बढ़ा हुआ है कि शिक्षकों को हमेशा जो है सो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जबकि शिक्षक को बोला जाता है राष्ट्र निर्माता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसी चीजों से बात होती है। तो सबसे पहले निश्चित रूप से हम अगर देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो जो आज छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, आने वाले दिनों में भारत के जो वयस्क नागरिक होंगे, तो उनको लेकर कैसे बेहतर प्राइमरी बुनियादी शिक्षा दी जाए, इन चीजों पर बात किए जाने की आवश्यकता है। और विभाग जो राज्य स्तर से जो निर्णय होते हैं वहां तक तो बहुत हद तक ठीक कभी कभी दिखते हैं। जिला स्तर पर इतनी बुरी हालत है कि हम लोग को कहने में भी बहुत बुरा महसूस होता है कि एक जिला अधिकारी एक शिक्षक होकर और अपने जिला के अधिकारियों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। लेकिन सच है कि हमारी समस्याओं को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। सॉर्ट आउट करने के बजाय कितना ज्यादा उलझे कि फिर हम उनके शरण में जाएं। और अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी ने कहा चढ़ावा जैसी चीजों का, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को मालूम है, सभी अधिकारियों को मालूम है, उच्च अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन इसको निदान करने के बजाय वह मौन होकर, दर्शक होकर इसको कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे राज्य के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षक के लिए और बच्चों के लिए किसी भी हित में नहीं है। मैं दिनेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय मुख्य प्रवक्ता, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ, झारखंड। आप ही के शिक्षक के द्वारा ये बोला जा रहा था कि शहरी भत्ता से ज्यादा ग्रामीण भत्ता होना चाहिए, तो क्या संगठन इस पे पहल करेगी? हाँ बिल्कुल, संगठन ईश्वर हमेशा भी यहाँ पर हमारा कार्यशाला आयोजित था, इसमें हम जिले के हमारे अलग अलग प्रतिनिधि आए थे,
सभी की समस्याओं को लेकर जिला स्तर का भी और राज्य स्तर की बात की गई है और उसमें हम लोग विचार मंथन करके आवश्यकता अनुसार हम लोग विभाग से राज्य इकाई से भी पत्राचार करेंगे, जिले स्तर पर भी बात करेंगे। और हमारा जैसे ही संगठन का निर्माण हुआ था, शुरुआत से ही हमारी मंशा रही थी कि उच्च कोटि गुणवत्ता शिक्षापूर्ण दिया जाए और हमारे झारखंड के प्राइमरी शिक्षा को इतना बेहतर किया जाए कि आने वाले दिनों में जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं तो एक झारखंड का एक बेहतर प्रतिनिधित्व पूरे देश स्तर पर और विश्व स्तर पर भी कर सके। धन्यवाद। महत्वपूर्ण बातें जो हो रही है, आप देख रहे होंगे कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, लेकिन विगत 2 वर्षों से ग्रांट की राशि सरकार किसी विद्यालय में नहीं दे पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, विद्यालयों का रखरखाव के साथ में विद्यालय संचालन में काफी परेशानी हो रही है। इसको त्वरित समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, इसको विचार करते हुए तुरंत ग्रांट की राशि व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षकों का कैडर को डाइंग कैडर कर दिया गया है। वर्तमान में 4200 और 4600 पदों जो था उसको विलोपित करते हुए इस पद को समाप्त किया जा रहा है। तो हम विभाग से पूछना चाहते हैं कि जो हमारे सहायक आचार्य आए हैं, जब उनकी 10 साल सेवा होगी, जब आपका 4200 का कैडर रहेगा ही नहीं रहेगा, तो आप उनको कहां पर 10 साल के बाद उनको सहायक शिक्षक बनाएंगे? इस पर भी स्पष्टता नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। तीसरा है, हमारे राज्य के जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय से बहाल होकर के आए थे, वो जो हाई स्कूल में बहाली हो रही है उसमें अभी स्पष्टता नहीं है कि मध्य विद्यालय के शिक्षक 3 तरह के होते थे, आपका भाषा का, विज्ञान का, समाजिक विज्ञान का। लेकिन 2016 में नियुक्ति हुई, उसके पश्चात 2019 में हुआ, जबकि वरीय हमारे बैच के शिक्षक हैं, अर्थात स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक वे भी हैं और उनकी बहाली 19 में हुई, लेकिन वरीय उनको मानते हुए बहुत सारे विद्यालयों में संचालन का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। इसका भी स्पष्ट नीति निर्धारण होना चाहिए और इसका एक प्रारूप जारी होना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, वेतनमान की मांग को लेकर संगठन लगातार पत्राचार करता है, कोई अस्थायी विकल्प, कोई चर्चा विचार विभाग से कुछ बातें हो रही है ताकि शिक्षकों को समय पर वेतनमान मिल पाए? राज्य स्तर से आवंटित राशि हो जाती है, लेकिन किसी किसी जिले में हो जाती है, लेकिन वहां पे कार्यकुशलता के कारण से, डीएससी के कारण या आप कहें डीडीओ नहीं रहने के कारण से शिक्षकों को समय और वेतन नहीं मिल पाता है। जबकि शिक्षक एकमात्र वेतन के भरोसे हैं। कई एक तरह के लोन हो, पारिवारिक दायित्व हो या उनके बच्चे का ट्यूशन फीस हो, निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। जो अंतर जिला की आप बात कह रहे थे, अंतर जिला के साथ साथ में अंतर जिला भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आपने दूरा भत्ता, जबकि पहले मिला करता था, लेकिन दूरा भत्ता नहीं दिए हैं। इसे देने से क्या होता, शिक्षकों में दूर में जो थे उन्हें भी कार्य करने में सुविधा होती और मनोयोग से और बेहतर तरीके से शिक्षण का काम कर सकते हैं। वेतनमान रेगुलराइज हो पाए, उसके लिए संगठन क्या करेगा? हम लोग इस बात को रखेंगे, वित्त विभाग में बात करेंगे। जब आपके पास फंड ऑलरेडी है तो निश्चित रूप से एक एसओपी बना करके वेतन मंथ के 5 तारीख तक हर हाल में शिक्षकों खाते में जाना चाहिए। अच्छा, आपके जो टीचर्स हैं उनके द्वारा एक बात कही जा रही थी कि उन्हें एब्सेंटी के आधार पर वेतनमान देने की बात हो रही है, तो इसको लेकर जब ऑनलाइन सारा चीज अटेंडेंस बनता है तो उसको लेकर संगठन क्या आगे पहल क्या करेगा? सर, हम लोग बायोमेट्रिक से कतरा नहीं रहे हैं, लेकिन जो आज की स्थिति में है, बायोमेट्रिक्स लोग अपने मोबाइल से बना रहे हैं। जो सरकार द्वारा टैब दिया गया है, उस टैब को चलाने के लिए आपको ग्रांट के पैसे से सरकार तो कहती है, लेकिन ग्रांट के पास तो पिछले 2 साल से पैसा है ही नहीं, तो जिसके कारण से लोग अपने मोबाइल से बना रहे हैं। मोबाइल में बनाने में होता क्या है कि कभी कभी आपका जो ऐप है, एप्लीकेशन कार्य नहीं करता है, जिसके कारण से टाइम पर सिंक नहीं होने के कारण भी लोगों को बेवजह पत्र निकलता है जिनका जवाब देना पड़ता है। जबकि सभी विभाग के लिए कार्य होता है, उसमें हाजिरी जब जाते हैं लोग उसमें होता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि आप जनगणना भी करें, विद्यालय भी जाएं, मीटिंग जा रहे हैं तभी हाजिरी बना के जाएं। तो एक व्यक्ति कहाँ कहाँ उपस्थित रहेगा, कहीं न कहीं सिर्फ कागज में ही दिखाई देगा। इसलिए धरातल पर वो नहीं हो पाता जो सरकार चाहती है। सरकार का अगर नियत साफ हो, क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन देना है, तो शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण का काम करे, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और आप जो बार बार कहते हैं कि एनजीओ के आने से प्रभाव पड़ा है, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो आपके वेल क्वालिफाइड टीचर इतने बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो एनजीओ के भरोसे आपका आउटपुट अभी तक हमें नहीं लगता है। सरकार को इस पर आकलन जरूर करना चाहिए और उसका जांच कर देखना चाहिए कि इससे क्या हमारा लाभ हो रहा है या फिर सिर्फ वित्तीय हानि के लिए आप राज्य के वित्तीय कोष का दोहन कर रहे हैं।